हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में प्रश्नों के आईने में जो श्रृंखला हमने चला रखी है उसके अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास के 5 ऐसे सवालों की चर्चा हम करेंगे जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिसका संबंध प्राचीन भारत के इतिहास के जिस कालखंड से है वो वैदिक युग है। और इन 5 प्रश्नों की उत्तर की तलाश में कई ऐसे महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा हम कर जाएंगे जो किसी न किसी रूप में परीक्षोपयोगी है और आने वाले एग्जाम्स में जिसके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। मैं आपको ये बात बता दूं पहले से, जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं उनको अगर और सारे प्रश्न देखने तो उन सारे प्रश्नों को आप हमारे आप वहां पे जाएंगे यूट्यूब पर, वहां पर उसमें जो बना हुआ है प्लेलिस्ट है उसको आप देखेंगे। उसमें सारे विषयों के संबंध में जो अब तक हमने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं वो सब वहां पर दिख जाएंगे और सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको आप देखिए और तब फिर प्रश्नों को आप सोल्व करेंगे तो वो कहीं और बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। तो समय ना व्यतीत करते हुए सीधा आज का ये 7वां वीडियो है, 7वां चैप्टर है, या कह सकते हैं 5 प्रश्नों की ये 7वीं श्रृंखला है। तो इसमें पहला जो सवाल है वो सवाल उत्तराखंड एलडीए मेंस 2007 में पूछा गया कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक वैदिक युग में क्या कहलाता था। इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा उपाध्याय है। जब हम आघवर्यों की बात करते हैं तो आपको ये पता है कि ऋग्वेद के जो मंत्र होते थे उन मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को होता या होत्री कहकर पुकारा जाता था। इसी प्रकार जब यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को अघ्वर्यु कहकर पुकारा जाता था। इसी प्रकार सामवेद के मंत्रों का गान करने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। इसी प्रकार अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को ब्रह्मा कहकर पुकारा जाता था। तो वास्तव में यहां पर जो सवाल पूछा गया वो सवाल ये पूछा गया कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग का पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। तो इसका सही जवाब उपाध्याय हो जाएगा। आघ्वर्यो यहां दिख रहा है कि वो यजुर्वेद के पुरोहित हुआ करते थे। ठीक है, दूसरा सवाल है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ठीक है, ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। और यहां पर देखिए एक बात समझिएगा कि ऋग्वेद का 2 से 7 तक का जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है। आपको पता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, इसमें ये जो 10 मंडल है 10 मंडल में 2 से 7 तक का मंडल जो है ओल्डेस्ट है। ठीक है, और पहला और 10वां जो मंडल है 8, 9, 10, ठीक है, पहला और 10वां मंडल ये दोनों जो मंडल है वो न्यूएस्ट है, यानी कि ये नया है। ठीक है, और 8वां और 9वां मंडल बीच के समय का मंडल है। तो इसमें देखिए ये जो 2 से 7 तक का मंडल है इस मंडल को गोत्र मंडल भी कहकर पुकारा जाता है और प्रत्येक मंडल किसी खास गोत्र के ऋषियों के द्वारा लिखा गया, जैसे द्विगु, ठीक है, द्विगु 3 व द्विगु 3 व 4, 3वी, त्रिवी, 4 वा, ठीक है, 4 वा, ठीक है, 4 वा। इसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा जो मंडल है इसकी रचना गुत्समद ऋषि ने किया। तीसरा जो मंडल है वो विश्वामित्र ने। चौथा हो गया, ये हो जाएगा चौथा जो है वामदेव, 5वां अत्रि, 6ठा भारद्वाज और 7वां जो मंडल है वो वशिष्ठ ने लिखा था। तो इसमें देखेंगे तीसरा जो मंडल है उस तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। और इसी गायत्री देखिए गायत्री इस गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में तो है, लेकिन ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तृतीय, ठीक है, तृतीय मंडल में। तो गायत्री तृतीय मंडल, और इस तृतीय मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? विश्वामित्र हो जाएगा। तो ये सवाल जो है पूछा गया कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उस 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी विश्वामित्र हो जाएगा। 2 जो है दूसरा मंडल गुत्समद ने, तीसरा मंडल विश्वामित्र ने, चौथा मंडल वामदेव ने, 5वां मंडल अत्रि ने, 6ठा मंडल भारद्वाज ने, 7वां मंडल जो है वशिष्ठ ने। और यही जो 8वां मंडल है इस 8वां मंडल
कि अनेक मंत्रों के संकलन में ऋग्वैदिक विदुषियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, चाहे वो अपाला है, विश्वावरी है, निवावरी है, सिकता है, घोषा है, लोपा मुद्रा, ये सब जो है ब्रह्मवादिनी महिलाएं थी ऋग्वैदिक काल की, जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों के संकलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, विश्वामित्र। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ है? आपको यह पता होगा कि अगर हम वैदिक काल की यानी अर्ली वैदिक पीरियड की अगर बात करें और लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो क्या था, पशुपालन था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है बदलकर क्या हो गया, कृषि हो गया। ठीक है, पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो था, लेकिन ऐसा ये नहीं था कि इस काल के लोग कृषि के संबंध में कुछ भी नहीं जानते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द की 33 बार चर्चा हुई है और जिस एकमात्र फसल का वे सब प्रोडक्शन करते थे वो यव था। और यव की पहचान किससे स्थापित की गई, जौ से। यानी कि ऋग्वेद में एकमात्र जिस फसल की चर्चा है वो यव है, और यव की पहचान किससे स्थापित की गई, जौ यानी बार्ली से स्थापित की गई। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया। अब यहाँ पर कई प्रकार के फसलों का प्रोडक्शन होने लगा, जैसे ब्रीही हो गया, चावल, इसी प्रकार गोधूम गेहूं हो गया, इसी प्रकार माश हो गया, उड़द, सरसप सरसों हो गया। और आप समझ जाइए कि कई प्रकार के फसलों का ही नहीं बल्कि एक एक फसल के कई किस्मों का प्रोडक्शन होने लगा। यजुर्वेद में चावल के 5 किस्मों की चर्चा है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध चावल जो है महाब्रीही चावल हो गया। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यव की अगर बात करेंगे तो वो ऋग्वैदिक काल की है, और एकमात्र फसल के संबंध में जिसके संबंध में जानकारी ऋग्वेद में मिलता है वो यव है। और यव की पहचान किससे स्थापित की गई, जौ से। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में अब कई प्रकार के फसलों का प्रोडक्शन होने लगा। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया था, और वो जो फसल है वो है व्रीही चावल, गोधूम गेहूं, माश उड़द, सरसप सरसों। तो ये सवाल जो है जिसका सही जवाब हो जाएगा जौ। ठीक है, जौ हो जाएगा, और यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि वैदिक युगीन सभा थी। ठीक है, अब यहां पे देखिए वैदिक युगीन सभा की भी जब बात करेंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि इस वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि आप सब जानते हैं। पूर्व वैदिक काल हो जाएगा, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, इसको इंग्लिश में अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। तो यहां पे इस बात को समझिएगा कि पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक जो जीवन है उसके बारे में डिटेल में तो बात करने की यहां पे कोई जरूरत है नहीं, इसके बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूं। लेकिन हमने ये बताया था कि ऋग्वेद में 3 प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, विदथ, सभा और समिति। ठीक है, इसमें से विदथ का उल्लेख 122 बार मिलता है, सभा का 8 बार और समिति का 9 बार मिलता है। तो इससे यह पता चलता है कि विदथ संस्था जो थी वो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रसिद्ध संस्था थी। ठीक है, अब यहां पे देखिए विदथ जो है वो 122 बार उल्लेख है, यानी विदथ सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था। और विदथ वास्तव में ऋग्वैदिक काल की जो कबायली विशेषता थी, उस कबायली विशेषता को एक कह सकते हैं कि वो विशुद्ध रूप से रिप्रेजेंट करने वाली संस्था थी, इसलिए लोकप्रिय ज्यादा थी। और जबकि सभा और समिति के संबंध में, यानी इसके कार्य, इसका गठन, इसके स्वरूप के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस संबंध में कई विवाद है। लोडविक महोदय ने कहा कि जिस तरह से आज लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा को लोअर सदन, राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है, तो ये समिति अपर सदन हुआ करती थी और सभा जो है लोअर सदन। ठीक है, इसी प्रकार कुछ लोगों ने कहा कि समिति सदस्यों की एक संस्था थी और उस जगह पे जहां पे बैठक होती थी उसको सभा कहा गया।
तो इस तरह से स्वरूप जो है वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए क्या है कि जब स्वरूप स्पष्ट नहीं है फिर भी जो है ऐसा कहा जाता है कि ये सभा जो है वो लोगों का समूह था, सभी प्रकार के लोगों का समूह था, और वहां पर बैठकर भी समस्या का समाधान किया जाता था। और आप समझ जाइए कि सभा इतना महत्वपूर्ण था उत्तर वैदिक काल में। आप देखिएगा कि अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया। ठीक है, जिसके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाए। ठीक है, तो सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया? सभा और समिति को। तो सभा का क्या एक्चुअली स्वरूप है ये तो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये 4 जो है ऑप्शन दिया है उस 4 ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है डी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। राष्ट्र शब्द का प्रयोग जो है एग्जैक्टली आज आधुनिक मॉडर्न कॉन्सेप्ट में नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, 5वां सवाल, कि वैदिक युग में प्रचलित है लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा अर्ली वैदिक पीरियड हो या फिर लेटर वैदिक पीरियड, दोनों में आप समझ जाइए वंशानुगत राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी। राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था है तो अपने आप में वो वंशानुगत हो जाएगी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में भी यही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था होने के बावजूद भी कभी कभार राजा का चुनाव भी होता था। ठीक है, राजा का चुनाव भी कभी कभार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो संस्था है ये बहुत ही मजबूती से स्थापित हो गया। यानी कि इस काल में जो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। इसी को मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहकर पुकारते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए उन सवालों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी आप समझते हो तो आप बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों का जवाब आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।